नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु राम के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा लेक्चरर EFM आज आपके सामने बीकॉम फाइनल ईयर की वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे IMF। हमारा आज का टॉपिक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हम IMF के नाम से कॉल करते हैं। हिंदी में अगर बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको वीडियो दिख रही होगी, थोड़ा सा कैमरा में सही कर लेता हूँ जिससे वीडियो सारी क्लियर दिख जाए। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। तो देखो हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा बैंक है वो है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के बाद कोई है एक अनदर बैंक है, तो फिर ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर क्या होता है, जो फंड आता है ना वो अलग अलग कंट्रीज से आता है, जाता भी है अलग अलग कंट्रीज को। तो बेसिकली ये एक सेंट्रल ब्रांच है, इसकी सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है, कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जहां पर वेयर ऑल द कंट्रीज आर टू बी सेट अप टू एक्सचेंज देयर करेंसीज। अलग अलग देशों की करेंसीज को हमें यहाँ पर एक्सचेंज करने का एक मौका मिलता है कि वी कैन एक्सचेंज द करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री एट वन प्लेस, दैट इज IMF। बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी, जो इसकी स्थापना है वो स्टूडेंट्स हुई थी 1944 में। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1944 में। तो 1944 में जैसे इसकी स्थापना हुई, तो 1944 में स्थापना के साथ ही ये नेतृत्व में आ गया था। IMF का काम क्या है? तो IMF का काम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना, उनमें और भी कोई भी जो व्यवधान चल रहे हैं उनको दूर करने का काम था। तो बेसिकली तीन बड़ी कंट्रीज, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, तीनों ने मिलकर एक डील की थी। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, तीनों ने मिलकर एक डील की थी और तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। इस योजना के जुड़ते ये सक्सेस नहीं हो पाए थे, डज नॉट सक्सेस ऑल द थिंग। इन्होंने एक प्लानिंग जो की थी EFA ने, वो सक्सेस नहीं हो पाई थी। इस रीजन से इनको फिर एक बार कांटेक्ट करने का मौका मिला था, और बाद में इन्होंने कहीं ना कहीं जाके 1943 में 1943 के अंदर कीन्स योजना आ गई थी। क्या आ गई थी? कीन्स योजना। ये जॉन मेनार्ड कीन्स थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था, और इसके अंतर्गत भुगतान अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संघ स्थापित करने की, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संघ बनाने की इन्होंने क्या की थी? स्थापना करने की कोशिश की थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संघ बना दिया जाए जिसके माध्यम से हम एक लेन देन कर सकें। तो उन्होंने एक मुद्रा का नाम रखा था, नाम था मुद्रा का बेंकोर। बेंकोर नाम की मुद्रा के माध्यम से इन्होंने मुद्रा का लेन देन करने की योजना दी थी। तो ये योजना कीन्स ने दी थी 1943 में, जिससे आप मुद्रा का अस्तित्व समझ सको। लेकिन ये जो योजना थी ये सिर्फ बुक्स में ही रह पाई थी। किस में रह पाई थी? ऑनलाइन बुक्स में, किताबों में ही रह गई थी, ये बाहर आई नहीं। लेकिन इसके बाद तीन बंदे, एक बंदा आया, कौन? ये करने के बाद अमेरिका का जो बंदा था, अब इसको किस देश ने स्वीकार कर लिया? इंग्लैंड ने कर लिया, फ्रांस ने कर लिया, लेकिन अमेरिका ने स्वीकार इस योजना को नहीं किया। अब फिर अमेरिका का एक बंदा आया था, डॉक्टर व्हाइट। क्या नाम था? डॉक्टर व्हाइट। डॉक्टर व्हाइट ने क्या किया? डॉक्टर व्हाइट ने कहा, भाई आपने योजना तो बना दी,
इस योजना को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो डॉक्टर वाइट ने कहा कि अमेरिका इसको स्वीकार नहीं कर रहा, तो मैं एक योजना बना रहा हूँ। वो उन्होंने एक योजना दी थी, उस योजना का नाम उनके नाम से पड़ा था वाइट योजना। कौन सी योजना? वाइट योजना। इसके नाम से योजना का प्रतिपादन हुआ था। और ये योजना क्या कहती है? ये योजना ये कहती है कि अगर आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा इकाई करनी है तो यूनिटास नाम की उन्होंने एक इकाई बताई। कौन सी? यूनिटास। और यूनिटास के बारे में ये बताया कि एक यूनिटास $10 के बराबर है। मतलब हर कंट्री के यूनिटास को कवर किया। मतलब उसने ये कहा कि अगर $10 एक यूनिटास के बराबर है तो हर कंट्री एक यूनिटास में अपनी मुद्रा का विश्लेषण करेगी। तो उन्होंने एक सारू मुद्रा बोली कि यूनिटास, लेकिन जबकि कीन्स योजना का नाम क्या था? बैंकोर। जबकि इन्होंने यूनिटास, ये एक्सेप्ट हुई नहीं तो चली नहीं, ये किताबों में ही रह गई। ये वाइट्स योजना ये भी कुछ ना कुछ चली। और बाद में 1943 में कनाडा ने 19 कंट्रीज के साथ मिलकर एक योजना बनाई। 1943 में 19 राष्ट्रों के साथ कनाडा ने मिलकर एक योजना बनाई, तो जिसको नाम दिया था कनेडियन योजना। और इस योजना ने भी क्या किया था? एक ऐसी मुद्रा दी थी जिसके माध्यम से हम सार्वभौमिक मुद्रा का लेन देन कर सकें या सभी मुद्राओं को मिला सकें। इनकी योजना तो बन गई थी, लेकिन इस योजना को भी स्वीकार नहीं किया गया था। इस योजना को भी नहीं किया गया। तो वही योजना तीनों ही स्वीकार नहीं थी। हमारे पास तीनों तरह की योजनाएं आई थी और तीनों तरह की योजना स्वीकार नहीं हुई थी। थोड़ा सा मैं आपकी स्लाइड थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ जिससे आपको योजना तीनों समझ में आ जाए। तीनों योजनाएं स्वीकार नहीं हुई थी। तो इन तीनों योजनाओं को स्वीकार न करने के कारण एक दुविधा पैदा हो गई। फिर 1944 में अमेरिका में इन तीनों का समाधान किया अमेरिका ने। अमेरिका में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। नाम क्या था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंतर्गत क्या हुआ था? सुनना भी। इस सम्मेलन में ये डिसाइड हुआ कि हमें एक करेंसी चाहिए जो करेंसी हर कंट्री की करेंसी को एक ही यूनिट में चेंज कर दे। मतलब पूरे देशों के सारे जितने भी देश है, भारत के अंदर रुपया चलता है, नेपाल में टका चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो हर देश उसी मुद्रा में, उसी एक यूनिवर्सल मुद्रा में ही चेंज कर सके। तो इसके लिए दो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दो मुद्राओं की स्थापना की गई थी। इसमें एक तो था हमारा IMF और दूसरा था IDRB। ठीक है। तो बेसिकली IMF का जो स्थापना है वो 22 जुलाई 1944 को था। 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और 22 जुलाई को जैसे इसकी स्थापना की गई थी और ये जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था न्यू हैम्पशायर में। न्यू हैम्पशायर में इसका सम्मेलन हुआ था। ठीक है। ये स्थान था, नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था? सम्मेलन किया था। जबकि ये सम्मेलन कुछ ज़्यादा ही प्रभावी रहा था बाकी सबसे। ठीक है। कुछ ज़्यादा प्रभावी होने के कारण ये सम्मेलन ज़्यादा चला था। ठीक है। और इस सम्मेलन में न्यू हैम्पशायर नाम का इस स्थान पर इन्होंने क्या किया था? अपना संचालन किया था सम्मेलन का। ठीक है। इस समझौते के अनुसार विभिन्न देशों ने मौद्रिक सहयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अनेक देशों के साथ संस्थाएं स्थापित कर ली थी और सभी ने 30 देश इसके अंदर सदस्य बन गए। तो सब ने क्या कर दिया था? स्थापना कर दी। तो 27 सितंबर 1945 में 30 देशों ने इस पर सिग्नेचर कर दिए। 27 सितंबर 1945 को 30 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। 30 देशों ने हस्ताक्षर किए और जैसे हस्ताक्षर किए तो कहीं ना कहीं ये हस्ताक्षर एक नया रूप ले गया और ये करेंसी एप्लीकेबल हो गई थी। ठीक है।
हेलो। तो यहाँ पर 30 देशों ने 27 सितंबर 1945 को हस्ताक्षर कर दिए थे, और हस्ताक्षर करने के साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक नए दर्जे के रूप में आ गया था। ठीक है, उन्होंने अपना कार्य स्थान कर दिया था, और 30 देशों के साथ धीरे धीरे संख्या बढ़कर 30, 44, 50 इस तरीके से बढ़ती गई थी। ठीक है, और धीरे धीरे अनेक बैंकों ने भी इसके अंदर हस्ताक्षर कर दिए थे। आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें इसके सदस्य थे, और अब इसके लगभग 2016 के अंदर 189 सदस्य हैं। कितने? 189 सदस्य इसके अंदर है। 189 countries are member in this fund। 189 सदस्य वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है, क्योंकि आईएमएफ के अंदर कंपटीटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कीन्स योजना कब लाई गई? उसकी योजना के अंतर्गत करेंसी का नाम क्या था? व्हाइट योजना कौन लेके आया था? डॉक्टर व्हाइट। कहाँ के थे? अमेरिकी थे। और इनकी जो करेंसी थी उसकी इकाई का नाम क्या था? यूनिटास। कनेडियन योजना कब आई थी? तो 1943 में आई थी। तीनों ही योजना नहीं लगी, ये ध्यान रखना। और ये भाई साहब अमेरिकी थे, ये भी ध्यान रखना, अमेरिकी थे। ठीक है, और फिर देखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और हस्ताक्षर वाला पॉइंट आप याद करना चाहते थे कर सकते हो। और सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर नाम के जगह पर इसका सम्मेलन हुआ था। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, होप। तो आईएमएफ के बारे में मुख्य रूप से क्वेश्चन ये आएगा, आईएमएफ का पूरा नाम। मुख्य रूप से जो मेनली देखो आईएमएफ है कि हमें मतलब मॉनेटरी फंड है, जहाँ से हम मॉनेटरी चेंज कर सकते हैं, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें तो आईएमएफ एक वर्ल्ड बैंक के बाद दूसरा बैंक है। और इसकी मेंबरशिप कौन ले सकता है? कोई भी मेंबर, कोई भी कंट्री का पर्सन, कोई भी कंट्री इसका मेंबर बन सकती है। लेकिन मेंबर बनने के लिए आपको इसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद इसके मेंबर बन सकते हो। ठीक है, और बेसिकली अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो सारों की कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट के बाद ही इसके मेंबर बन सकते हो। ठीक है, तो आईएमएफ के अंदर जो वोटिंग राइट भी मिलते हैं, जैसे हम शेयर खरीदते हैं, शेयर में वोटिंग राइट मिलते हैं, वैसे आईएमएफ में भी वोटिंग राइट मिलते हैं। ठीक है, और एसडीआर में मिलते हैं, वोटिंग राइट में मिलते हैं। तो लगभग इस तरीके से 250 मत मिलते हैं, और प्लस अलग से वोटिंग राइट भी मिलते हैं। तो ये है आईएमएफ हमारा आज का टॉपिक के अंदर। आईएमएफ क्या है वो हमने आज डिस्कस किया है। आईएमएफ को आगे किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आईएमएफ के मुख्य रूप से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, जो एग्जाम टाइप से इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? नंबर 2, आईएमएफ कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? किस सम्मेलन में हुई थी? तो सम्मेलन का नाम था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। कहाँ हुई थी? न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पे। कहाँ है ये अमेरिका में है। कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? 30 देशों ने किए थे। आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का जो मैनेजमेंट है वो बताओ, तो मैनेजमेंट कौन करता है? अमेरिका करता है, और अन्य देश भी इसके अंदर मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई भी बंदा इसमें मेंबर बन सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इसके पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ मेनली यही है कि जो भी कंट्री है वो अपने ट्रेड को अच्छे से मेंटेन कर सके, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो मेंटेन कर सके, सबका डेवलपमेंट हो उसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उसके। ठीक है, इसके अलावा एक्सचेंज आप इजीली कर सको, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में आप एक्सचेंज कर सके हो। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी कंट्री को अनदर कंट्री को पेमेंट करनी है तो वो भी पेमेंट कर सके। कोई इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए तो वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, मतलब लोन वगैरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक बैलेंस के लिए भी हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें लॉन्ग टर्म लोन लेना है तो भी ये हेल्पफुल है। तो बेसिकली कोई भी मेंबर बन सकता है। इसके मेंबर बनने के लिए दो पार्ट में क्लासीफाई किए हुए हैं। एक तो आता है इसके प्रीलिमिनरी मेंबर और एक आते हैं नॉर्मल मेंबर। एक प्रीलिमिनरी मेंबर को क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग में इसके मेंबर बनते हैं वो प्रीलिमिनरी मेंबर होते हैं, लेकिन जो बाद में बनते हैं वो होते हैं कॉमन मेंबर। क्या होते हैं? कॉमन मेंबर। ठीक है, जैसे सोवियत रूस है वो पहले इसका सदस्य नहीं था, तो बाद में बना तो ये कॉमन मेंबर हो गया। तो प्रीलिमिनरी मेंबर और कॉमन मेंबर 1991 में रूस ने ये आवेदन किया था, और उसके बाद इसको मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त हो गई थी। ठीक है,
अब हम बात करें अगर इसके अंदर भी मुद्रा के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक देश को अपने अभ्यंश का 25% भाग अपने स्वर्ण या डॉलर के अंदर अधिकृत शेष के 10% स्वर्ण में और शेष 75% अपनी मुद्रा में चुकाना होता है। परंतु मुद्रा कोष के नियमों के अनुसार दूसरे संशोधन के अनुसार अब सदस्य देशों को केवल 25% भाग ही आहरण अथवा भुगतान के लिए चुकाना होता है। मतलब अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी अमाउंट का कुछ अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक आपसे मिलकर ही चला है। और इस बैंक का मेन पर्पज़ क्या है कि किसी भी कंट्री को अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, कोई भी प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग में भी इनकी हेल्प मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन भी देते ही हैं। तो देखो भारत में 12 योजनाएं आई थी, पंचवर्षीय योजना, तो इनके अंदर भी आईएमएफ ने बड़ा रोल प्ले किया था। तो आईएमएफ हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को एबल करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। और मेनली 25% इसके अंदर आपका सिक्योरिटी जमा होता है। हर कंट्री इसका मेंबर बनती है तो उसको 25% इसको जमा कराना पड़ता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो एक देश का जो वित्त मंत्री होता है या गवर्नर होता है वो इसका नियुक्त होता है। मतलब जो वित्त मंत्री होगा वो इस देश का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ठीक है। और वो गवर्नर की अनुपस्थिति में उसका जो वाइस गवर्नर होगा वो उसके स्थान पर रहेगा। संचालक मंडल की बात करें तो 24 सदस्य संचालक मंडल में होंगे। 6 सदस्यों की नियुक्ति मुद्रा कोष से होगी और बाकी 18 की 2 साल के अंतराल के अंदर वो चुने जाते हैं। मतलब 6 सदस्य तो नियुक्त होते हैं और बाकी जो 18 रह गए, 24 में से 6 गए, तो बाकी 18 हर 2-2 साल में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जो 6 होते हैं वो तो नियुक्त होते हैं, मतलब परमानेंट होते हैं, और 18 होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आईएमएफ का ढांचा बन जाता है। तो आईएमएफ के 3 बोर्ड हैं। अगर मैं ढांचे की बात करूं तो आईएमएफ के 3 बोर्ड हैं। तो पहला बोर्ड आता है हमारे पास बोर्ड ऑफ गवर्नर। कौन सा आता है, बोर्ड ऑफ, यानी ढांचा। ढांचा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आईएमएफ के ढांचे के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 बोर्ड ऑफ गवर्नर, ठीक है, नंबर 1 ढांचा। नंबर 2 आता है आपके पास संचालक मंडल, जिसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और लास्ट रहता है स्टाफ। गवर्नर होता है इसका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो हेड होता है, ये एक ही होता है। इसमें मेंबर होते हैं 24 में से 6 होते हैं फिक्स और बाकी 18 होते हैं फ्री, जिसको हम 2 ईयर्स के बाद क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और स्टाफ के अंदर हमारे आगे मेंबर्स, जैसे कोई वर्कर हो गए, मेंबर हो गए, कोई सपोर्टिंग टीम्स होगी, ये सब आपके ढांचे में आएंगे। तो ढांचे की बात करें तो 3 तरीके के ढांचे हैं। नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नंबर 2 बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नंबर 3 स्टाफ। तो इस तरीके से ये ढांचे की चर्चा की गई है। होप कि आज की क्लास में आपको ये डिस्कस हो गया होगा कि हमने कैसे इसको कवर किया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इनके मत कैसे प्राप्त होते हैं, मत यानी वोटिंग राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोटिंग राइट भी, वोटिंग राइट के बिना हमें पता नहीं लगेगा कि किस कंट्री को कितने वोटिंग राइट्स मिले हैं। अगर हमें वोटिंग राइट को पता चले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम वोटिंग राइट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वोटिंग राइट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी देख लेना, वोटिंग राइट्स। देखो मुख्य रूप से मैं यहाँ पर आपको मेन कवर करवा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो थ्योरी है वो यहाँ पर आपके साथ साथ में ही कवर हो जाएगी। तो प्रत्येक देश को 250 प्लस 1 मत प्रति 1 लाख, मतलब 250 वोट तो मिलेंगे प्लस 1 वोट मिलेगा प्रति लाख एसडीआर पे। मतलब अगर जिसके पास एसडीआर जितने ज्यादा होंगे लाखों के हिसाब से वोट मिलेंगे। जैसे एग्जांपल भारत के पास 1,31,144 क्या है, एसडीआर है। तो 1 लाख पर 1 काउंट होता है, तो 1 लाख में इसका भाग दे देते हैं, इसके अंदर 1 लाख का भाग है तो 1.31 वोट हो गए एसडीआर के हिसाब से, प्लस 250 तो मिल ही रहे हैं, तो 251.31 वोट हो जाएंगे कुल किसके, भारत के। तो मतलब एसडीआर के आधार पर आईएमएफ के वोट काउंट होंगे। तो 1,31,000 प्लस 250, सॉरी 250 ऐड करने से 1,31,000 में 250 ऐड करने हैं, ठीक है। अगर भारत के पास 131 लाख है ना तो इसमें लाख का भाग दे देंगे तो लाख से लाख कट गया 131,000 वोट,
ठीक है, 131, 144 ये ऐड कर देंगे तो लगभग आएगा 1,31,394 वोट आएंगे। अगर ये लाखों में है तो फिर लाख से लाख बढ़ गया, अगर ये सिंपल 31 है तो लाख का भाग देंगे 1,31 आ जाएगा। STR पे डिपेंड करता है कि आपके पास वोटिंग राइट्स कितने हैं। तो कल की क्लास के अंदर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे कार्य और कार्य प्रणाली। आज की क्लास के लिए थैंक यू। होप कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका अच्छा समय हमें लगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके और लाइक करके बताइए। थैंक यू।